नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, आज मैं आप सभी के लिए इरिगेशन इंजीनियरिंग का लेक्चर नंबर जो है वो आपको 9 लेके आया हूं। लेक्चर नंबर 9 में आपको मैं आज पढ़ाने वाला हूं, बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के और कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स के। क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स के मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे। अब उसका कुछ पार्ट मैंने कहा था, आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा। आज आप लोगों को एक न्यूज़ मिल ही गई होगी कि फाइनल ईयर के जो पेपर हैं वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। आई थिंक अगस्त में ही होंगे फाइनल ईयर के पेपर, तो उनके बाद आपके पेपर होंगे, तो आपके पास अब अच्छा खासा टाइम है प्रिपरेशन करने का। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरे चैनल पर आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको हाईवे और इरीगेशन के लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, एक लेक्चर और आएगा इसका, और हाईवे का एयरपोर्ट में 5-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वो मैं कभी भी करवा दूंगा। और अगर उनको नहीं भी करवाता हूं तब भी आप ये मान के चलिए आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। तो हाईवे इरिगेशन के लिए आपको बिल्कुल समस्या नहीं है। टाइम होगा तो मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, नहीं तो मैं आपका टेस्ट करवाता रहूँगा। तो दोनों चैप्टर्स में जो आपका नहर निगमन निर्माण है, नियमन निर्माण है या कैनाल रेगुलेटरी वर्क्स है, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं लाया हूँ। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और जो क्रॉस ड्रेनेज वर्क है ये भी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन जो नहर निगमन निर्माण है उसका बहुत छोटा सा पार्ट इस लेक्चर में करवा रहा हूँ। चैप्टर तो ये बड़ा था जो मैंने पहले लेक्चर में करवा दिया था। ठीक है, तो आज चलिए शुरू करते हैं आपका आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस प्रपात का निर्माण गिरते नैपे की भांति किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स वाज फॉर्म्ड लाइक अ फॉलिंग नैपे? ए ऑप्शन आपका है ओजी फॉल या ओगी फॉल, बी ऑप्शन है सीढ़ी नुमा प्रपात या स्टेप्ड फॉल, सी ऑप्शन है छिप्रक या गैलेक्सी प्रपात रैपिड या ग्लेसिस फॉल, डी ऑप्शन है आपका उदग्र प्रपात या वर्टिकल फॉल। सबसे पहले यहां समझने की कोशिश करते हैं कि आपका फॉलिंग नैपे होता क्या है, नैपे क्या होता है। तो देखिए, जो प्रपात बनाया गया था ये नैपे ऐसा कहलाता है जब हमारा कोई फ्लो इस तरीके से हो, मतलब ऐसा, जब हमारा फ्लो कुछ इस तरीके से हो कि पानी जो है वो डायरेक्ट वाटर जो है वो आपका इस तरीके से गिरे और एकदम से उठे, पर इसको बोलते हैं फॉलिंग नैपे। किसी पर्टिकुलर एंगल पर गिरे, इतना समझ गए। तो कौन से में फॉलिंग नैपे का यूज हुआ था वो पूछ रहा है कि किसकी, कौन सा जो फॉल है, कौन सा प्रपात है वो आपका फॉलिंग नैपे की भांति डिजाइन किया गया था, बनाया गया था। तो इसमें जो आपका ए ऑप्शन है ओजी फॉल, यही जो फॉल है वो आपका डिजाइन किया गया था फॉलिंग नैपे की भांति या गिरते नैपे की भांति डिजाइन किया गया था। तो यहां पर आप नैपे समझ गए, नैपे क्या होता है, आपको स्ट्रक्चर्स मैंने बता दी उसकी क्या स्ट्रक्चर होती है, और ओजी फॉल जो है वो फॉलिंग नैपे की भांति किया जाता है। अब यहां पर एक चीज और मैं बता देता हूं कि प्रपात क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पहाड़ है, पर्वत है, अब इससे कोई रिवर निकल रही है, तो रिवर की स्पीड एक स्टार्टिंग टाइम पे तो बहुत ज्यादा होगी, तो बहुत ज्यादा स्पीड से पानी बहता है। अब चूंकि पानी में तो बहुत एनर्जी है फ्लो करने की, अगर इसी स्पीड से खेतों में पहुंच जाएगा तो सब मिट्टी काट ले जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड को कम करने के लिए प्रपात बनाते हैं, जिससे इसकी स्पीड नीचे जाए, एनर्जी इसकी ऊर्जा कम हो, और फिर पानी को थोड़ा ऊपर उठाते हैं जिससे पानी की एनर्जी को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, और उस तरीके से हम पानी को सिंचाई में या आपका सीवेज ट्रीटमेंट में या आपका पेयजल में सप्लाई में हम यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ इरिगेशन पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप सिंचाई की बात करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रपात सर्वप्रथम शारदा नहर के मुख्य अतिवाही पर बनाया गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स वाज फर्स्ट बिल्ट ऑन द मेन स्केप ऑफ शारदा कैनाल? तो ए ऑप्शन आपका है ओजी फॉल, ओगी प्रपात, बी ऑप्शन है आपका सीढ़ी नुमा प्रपात या स्टेप्ड फॉल, सी ऑप्शन है छिप्रक या गैलेक्सी प्रपात रैपिड या ग्लेसिस फॉल, डी ऑप्शन है आपका उदग्र फॉल या वर्टिकल फॉल। तो यहां आपसे पूछा गया है कौन सा प्रपात बनाया गया था आपका शारदा टाइप फॉल में, मेन स्केप में। ठीक है,
शारदा नहर के मुख्य अतिवाही पर बनाया गया था। यहाँ पर ये समझना है कि अतिवाही क्या होता है, स्केप क्या होता है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा देखा होगा कि ये बैराज स्ट्रक्चर है इस तरीके से, और बैराज में इस तरीके के डैम बना हुआ है, डैम के ऐसी संरचना बनी हुई है, और ये डैम कुछ इस तरीके से है। देखिए इस तरीके से डैम की स्ट्रक्चर होती है, देखा होगा आपने, है ना, इस तरीके से डैम की स्ट्रक्चर होती है। ये डैम का फ्रंट पोर्शन है। अब यहाँ पर ये सब पानी भरा हुआ है इस जगह पर। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर से पानी निकलता है, ऐसे नीचे को थोड़ा बहुत जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है वो डैम के ऊपर से इस तरीके से निकलता रहता है। तो जब ऐसी संरचना हम बनाते हैं टॉप पे उसके, तो इसको बोलते हैं अतिवाही। मतलब एक्स्ट्रा वाटर हो जाने पर वो मूव कर जाए, निकल जाए, जिससे जो आपने स्ट्रक्चर बनाई है, जो रोक बनाई है, वह क्या हो, सुरक्षित हो सके। ठीक है, जैसे आपका ये डैम है, यहाँ पर पानी आपने रोका है इस जगह पर। अब मान लीजिए ज़्यादा लोड हो जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसके हम ये डिसाइड कर लेंगे कि इतनी ऊंचाई के बाद जो पानी होगा वो इधर को निकल जाए, जिससे स्ट्रक्चर हमारा टूटे नहीं। समझ गए ना, तो उसको बोलते हैं स्केप। तो यहाँ पूछा है कौन से मेन स्केप में जो शारदा कैनाल पर बनाया गया था मुख्य अतिवाही, उसमें कौन सा प्रपात यूज किया गया था। तो आपका इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा स्टेप्ड फॉल या सीढ़ी नुमा प्रपात। ठीक है, स्टेप्ड फॉल या सीढ़ी नुमा प्रपात, ये कुछ ऐसा बना हुआ होता है, जब आप इस फॉल को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो पानी जो है इस तरीके से कैस्केड की तरह, जीने की तरह, स्टेयर की तरह आपका गिरता है। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विधि पानी की गतिज ऊर्जा के ह्रास के लिए एक सरल एवं प्रभावी विधि है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। देखिए जैसा मैंने अभी पहले आपको बताया था कि जो आपका प्रपात बनाते हैं, जो आपका फॉल बनाते हैं, वो आपका एनर्जी लॉस के लिए ही बनाते हैं। लेकिन ये पूछा है कि उसमें हम और क्या काम कर देते हैं जिससे एनर्जी और ज्यादा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी प्रपात पर। तो उसमें क्या काम करते हैं, तो पूछा है तीरनुमा घर्षण ब्लॉक एरोज, दांतेदार सिल डेंटेड सिल, बिफ दीवार बिफ वॉल, घनाकार घर्षण ब्लॉक या क्यूबिकल फ्रिक्शन ब्लॉक। तो इसमें क्या काम करते हैं, तो देखिए जब हम गतिज ऊर्जा का ह्रास करना है या हमारा पानी की जो वेलोसिटी है उसको कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, घनाकार घर्षण ब्लॉक बनाते हैं। ठीक है, घनाकार घर्षण ब्लॉक लगाते हैं। आपने देखे होंगे, अगर बुक पढ़ी होगी आपने, किताब देखी होगी, तो इस तरीके से क्यूबिकल जगह जगह पर ब्लॉक लगाते हैं और इनमें से होके पानी जो है जब गुजरता है तो उसकी स्पीड अपने आप क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन, परवलयाकार गैलेक्सी प्रकार के प्रपात को कहते हैं। द पैराबोलिक ग्लेसिस टाइप फॉल इज कॉल्ड। परवलयाकार ग्लेसी प्रकार के प्रपात को कहते हैं। देखिए ग्लेसिस जो फॉल होता है वो तो एक डिफरेंट है, लेकिन अगर वो परवलयाकार हो जाए, पैराबोलिक हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे। तो ये पूछा है आपका क्वेश्चन। तो ए ऑप्शन है आपका इंग्लिश प्रपात, इंग्लिश फॉल। बी ऑप्शन है आपका सीढ़ी नुमा प्रपात या स्टेप्ड फॉल। सी ऑप्शन है आपका मॉन्टेग्यू फॉल्ट या मॉन्टेग फॉल। डी ऑप्शन है आपका उदक प्रपात या वर्टिकल फॉल। तो हेयर द राइट आंसर इज मॉन्टेग्यू प्रपात। हेयर द राइट आंसर इज मॉन्टेग प्रपात या मॉन्टेग फॉल। ठीक है, तो फोर्थ का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्लेसिस प्रकार को परवलयाकार हम बना देंगे तो उसको बोलेंगे मॉन्टेग फॉल। क्लियर है, आपने प्रपातों के नाम पढ़े होंगे, जैसे मैंने अभी बहुत सारे आपको बता दिए। आपने इंग्लिश फॉल, स्टेप्ड फॉल, मॉन्टेग फॉल, वर्टिकल फॉल, है ना, आपका छिपरक टाइप का फॉल होता है, आपका निफे वाला फॉल होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको बहुत सारे आपके फॉल बता दिए। ओजी फॉल है, सीढ़ी नुमा प्रपात है, उदर्ग प्रपात है, ये सब सारे बता रखे हैं टाइप जो हैं। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको याद भी होते जाएंगे। उनके फिगर्स भी, शारदा टाइप फॉल भी है एक प्रकार का, तो इस तरीके से उनके फिगर भी आपको पता चल जाएंगे, स्टेप्ड फॉल है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, किसी भी सब्जेक्ट्स को आप पढ़िए
तो थोड़ा सा उसको सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, उस पर इंटरेस्ट लीजिए और इत्मीनान से पढ़ने की चेष्टा कीजिए। देखिए, मैं आपको यूट्यूब पर भी पढ़ाने आता हूँ, मैं अपने कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो जहाँ भी मेरा एक पढ़ाने का एक तरीका है कि मुझे किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दौड़ना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा रेस लगाना अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई एक रेस नहीं है, पढ़ाई क्या है, आपको इत्मीनान से चीज़ों को समझना है और इनको बाद में अगर आप बतौर इंजीनियर, बतौर जूनियर इंजीनियर कहीं पर जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट किसी चीज़ की तभी आप कर सकते हैं जब आपको वो चीज़ अच्छे से पता होगी। तो मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है। मेरे लेक्चर बहुत टाइम के बाद आते हैं, आप लोगों के कमेंट में देखता रहता हूँ, सर ये पढ़ा दीजिए, सर वो पढ़ा दीजिए। मेरा ये सोचना रहता है कि मैं जो आपको मटेरियल दूं वह मटेरियल ऐसा हो कि आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। वरना लेक्चर को क्या है, क्वेश्चन बनाऊं मैं रोज रोज डेली डालता रहूं, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आपका जब आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बने हुए होंगे और एक क्वेश्चन से कई चीज़ें पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं, तब आपको मज़ा आता है पढ़ने में और हमें भी मज़ा आता है पढ़ाने में। जब तक मुझे क्वेश्चंस में कोई ऐसा नहीं लगता कि एक क्वेश्चन से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं, तब तक मुझे मज़ा नहीं आता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिए और कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स करना बहुत अच्छी बात होती है और उससे हमें भी पता चलता रहता है। लेकिन आप जो भी लेक्चर्स हमारे हैं पहले वाले, उनको बड़े अच्छे से पढ़िए, समझिए। रही बात आपकी थ्योरी क्लासेस की, वो मैं आपको करवाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, उस हिसाब से मैं आपको करवाता रहूँगा चीज़ें। आप सिलेबस को लेकर बिल्कुल चिंता ना करें। मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन। शारदा प्रकार के प्रपात में अभिकल्पन के समय निम्न में से किस निसरण के लिए आयताकार शिखर वाली कृष्ट दीवार अभिकल्पित की जाती है? ठीक है, तो पूछा गया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्चार्ज इज द क्रेस्ट वॉल इज रेक्टेंगुलर शेप हेड डिजाइन एट द टाइम ऑफ डिजाइन ऑफ शारदा टाइप फॉल। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है वो मैं बता देता हूं। क्वेश्चन ये कह रहा है, मान लीजिए शारदा टाइप आप प्रपात बना रहे हैं, इस तरीके से शारदा टाइप प्रपात बनाया। इस प्रपात की जो क्रेस्ट की दीवार है, मतलब प्रपात में जो क्रेस्ट की दीवार है, इस तरीके से क्रेस्ट की दीवार, क्रेस्ट बनाएंगे। इस क्रेस्ट की दीवार की जो आपकी शेप होगी वो रेक्टेंगुलर कब बनाएंगे और ट्रेपाजोडियल कब बनाएंगे, ये पूछा है। दो टाइप की बनती है, एक रेक्टेंगुलर बनती है और एक बनती है ट्रेपाजोडियल। तो पूछा है कितने डिस्चार्ज के लिए ट्रेपाजोडियल बनाते हैं और कितने डिस्चार्ज के लिए रेक्टेंगुलर बनाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन है सिर्फ आपका रेक्टेंगुलर के लिए कि कितना डिस्चार्ज होगा तो आप रेक्टेंगुलर बनाएंगे। तो पूछा है, ए इसका ऑप्शन है, ए 14 क्यूमेक, बी 15 क्यूमेक, सी 20 क्यूमेक, डी 25 क्यूमेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 14 क्यूमेक तक अगर है आपका डिस्चार्ज तो आपको बनाना होगा रेक्टेंगुलर टाइप। ठीक है, और अगर 14 से ऊपर है तो आपको क्या बनाना होगा, ट्रेपाजोडियल। ठीक है, तो यहां पर क्लियर हो गया, जो उसकी वॉल की जो शेप होगी वो आपका ट्रेपाजोडियल होगा। अगर 14 से कम होगा तो फिर वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप होगा, आयताकार शेप होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर सही है वो क्या है, 14 क्यूमेक या 14 क्यूमेक। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में किसी को कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, सब कुछ हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है। आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। पीडीएफ में हम आपको आंसर प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि आप आंसर आपको वहाँ पीडीएफ में मिल जाएगा तो आप एक आलस आ जाएगा आपको, आप लेक्चर देखेंगे ही नहीं, और लेक्चर नहीं देखेंगे तो चीज़ें आपको याद नहीं रहेंगी, क्योंकि जो चीज़ विजुलाइज तरीके से देखी जाती वही ज़्यादातर याद रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शारदा प्रकार के प्रपात के अभिकल्पन में अपारगम्य प्रतिप्रवाह पर फर्श की मोटाई ली जाती है। शारदा प्रकार के प्रपात में के अभिकल्पन में अपारगम्य प्रतिप्रवाह पर फर्श की मोटाई ली जाती है। तो देखिए, जब हम शारदा टाइप फॉल बनाते हैं, ठीक है, तो उसके जो आपका प्रतिप्रवाह होता है या उसका जो अप स्ट्रीम होता है, अप स्ट्रीम में जो फर्श होती है, जो उसका फ्लोर बनाते हैं, उस फ्लोर की थिकनेस कितनी ली जाती है, यह पूछा है। तो इफ इन द डिजाइन ऑफ शारदा टाइप फॉल्स द थिकनेस ऑफ इम्परवियस फ्लोर एट अप स्ट्रीम इज टेकन। ए ऑप्शन है आपका 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन है आपका 40 सेंटीमीटर। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 30 सेंटीमीटर क्या लेते हैं,
ये आपकी चौड़ाई उसकी गहराई लेते हैं या थिकनेस लेते हैं या मोटाई लेते हैं फर्श की, ठीक है, और वो भी किसमें, अप स्ट्रीम में, प्रतिप्रवाह में। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नहर प्रणाली का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्न में से किसे नहर प्रणाली का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सेफ्टी वाल्व ऑफ द कैनाल सिस्टम? ए ऑप्शन है आपका नियामक या रेगुलेटर, बी ऑप्शन है आपका अवनालिका या फ्ल्यूम, सी ऑप्शन है आपका अतिवाही या कैनाल स्केप, डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये पूछा है नहर प्रणाली का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सेफ्टी वाल्व ऑफ कैनाल सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा कैनाल अतिवाही। कैनाल अतिवाही को नहर का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। मैंने अभी बताया था कि आपका जो बैराज है वह आपका सेफ रहेगा, जो आपका डैम है वो आपका सेफ रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर से पानी क्या करेगा, जब एक्स्ट्रा हो जाएगा टूटने कंडीशन से पहले पानी बाहर निकल जाएगा तो स्ट्रक्चर पर लोड कम हो जाएगा। अरे भाई एक बात बताइए, ये मान लीजिए आपने कोई लकड़ी का पटला यहाँ लगा दिया, अब इस पे पानी का फोर्स आ रहा है, ठीक है। अब ये मान लीजिए पानी का फोर्स मान लीजिए 10 मीटर तक था, आपका पटला भी 10 मीटर तक था, लोड रोक रहा है। अब इसका पानी का हाइट हो गया 20 मीटर, तो पटला भी 20 मीटर तक बढ़ा देंगे ऊपर, तो क्या होगा, पटला तो अनस्टेबल हो जाएगा ना उस हिसाब से, तो फिर क्या होगा, तोड़ देगा उसको। और अगर यही पानी बड़ी 20 मीटर बढ़ता है, 10 मीटर पानी आप इसके ऊपर से निकाल दें, तो ये पटला नीचे वाला क्या होगा, वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो यहां पर मैंने आपको इसका आंसर बता दिया, नहीं बताया तो फिर से ध्यान दे लीजिए। कैनाल अतिवाही या कैनाल स्केप जो है वो क्या कहलाता है, कैनाल सिस्टम का सेफ्टी वाल्व कहलाता है या सुरक्षा वाल्व कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, एक सिंचाई मोगे का अधिकतम निस्सरण रखा जाता है। एक सिंचाई मोगे का अधिकतम निस्सरण रखा जाता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ वन इरिगेशन आउटलेट इज मेंटेन्ड, ठीक है। तो सिंचाई मोगा जो है, मोगा क्या होता है, जो एकदम जहां से आपका डिस्ट्रीब्यूटरी से पानी बाहर को निकल रहा हो, गोल में जा रहा हो, उसको मोगा बोलते हैं। तो उसका डिस्चार्ज पूछा है, अधिकतम निस्सरण पूछा है, ठीक है। क्या होता है, ए ऑप्शन है 0.01 क्यूमेक, बी ऑप्शन है 0.028 क्यूमेक, सी ऑप्शन है 0.084 क्यूमेक, डी ऑप्शन है आपका 0.1 क्यूमेक, ठीक है। तो आपका पूछा है कि मोगे का अधिकतम डिस्चार्ज क्या होगा, तो मोगे का अधिकतम डिस्चार्ज कितना होगा, 0.084 क्यूमेक, ठीक है, 0.084 क्यूमेक। ये याद रखिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपके एसएससी जेईई या कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सिंचाई मोगे का न्यूनतम निस्सरण रखा जाता है। यहां पर मोगे का क्या पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो मिनिमम डिस्चार्ज ऑफ द वन इरिगेशन आउटलेट इज मेंटेन्ड, तो कितना होता है, ऑप्शन ए है 0.01 क्यूमेक, 0.028 क्यूमेक, 0.084 क्यूमेक, 0.1 क्यूमेक। तो हेयर द राइट आंसर इज 0.028 क्यूमेक। तो मैक्सिमम कितना हो गया, मैक्सिमम हो गया एम हो गया आपका 0.084 और मिनिमम कितना हो गया, यहाँ पर ये मैक्स हो गया और ये आपका मिनिमम हो गया 0.028, यहाँ पर ये क्यूमेक हो गया और ये भी हो गया आपका क्यूमेक, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सब कुछ क्लियर है। एक एक चीज मैं दोनों डाटा बता रहा हूं कि क्वेश्चन इसके बाहर से ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सिंचाई गुल की लंबाई कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए, भैया निम्न से अधिक नहीं होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ एन इरिगेशन वाटर कोर्स शुड नॉट एक्सीड, ठीक है। गुल की लंबाई, गुल क्या होती है, जब जैसे मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटरी है, अब आप ये का एक किसान का खेत है, इस खेत में किसान के पानी जाना है, तो ये तो ऐसे चली जाएगी और ये गुल से जो पानी आ जाएगी, तो ये वाला जो यहाँ पोर्शन है ये वाटर कोर्स कहलाता है, सॉरी ये जो आपका पोर्शन है ये आपका, ये वाला जो नाली है ये आपकी गुल कहलाती है, ठीक है। और ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर ये मोगा कहलाता है या आउटलेट कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला जो पोर्शन मैं फिर से बना देता हूँ, देखिए जैसे मान लीजिए मैं पूरा स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ। ये मान लीजिए एक पर्वत है, यहाँ सर यहाँ से एक नदी बाहर को आई इस तरीके से, इस नदी पर आपने हेडवर्क्स किया,
और उससे एक नहर निकाली जिसको बोले आप मेन कैनाल। ये आपकी ऐसे जा रही है मेन कैनाल। इस मेन कैनाल से आपने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल ली। इस तरीके से आगे जहाँ तक जाएगी कंटिन्यू है ये, तो जहाँ भी जाएगी वहाँ पानी आपको देती रहेगी। अब ये कैनाल ऐसे चली गई आपकी, ठीक है। अब इसी से हमने क्या किया, यहाँ पर एक और निकाल ली जिसको हमने बोला सब कैनाल यहाँ पर, या ब्रांच कैनाल। ये ब्रांच कैनाल इस तरीके से चली गई। अब इस ब्रांच कैनाल से हमें ज़रूरत पड़ी तो हमने यहाँ पर एक और निकाल ली। ब्रांच कैनाल इस तरीके से आगे कंटिन्यू चली गई। इस ब्रांच कैनाल से फिर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल ली। ये ब्रांच कैनाल को ऐसे जाने दिया और यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटरी निकाल ली जो पानी दे दी। इस डिस्ट्रीब्यूटरी भी आगे चली गई। अब यहाँ पर किसी किसान का खेत पड़ा इस जगह पर, तो क्या किया, इस डिस्ट्रीब्यूटरी से उस किसान के खेत में पानी के लिए, ये पानी यहाँ किसान के खेत में पहुँचाने के लिए कच्ची नाली बनी। अब इस डिस्ट्रीब्यूटरी से जो नाली जैसी बनी हुई है लास्ट में बिल्कुल, इसको बोलेंगे गूल। यहाँ पर क्या था, आपने देखा रिवर था, रिवर के बाद में ये मेन कैनाल आया, मेन कैनाल के बाद में आपका ब्रांच आया, ब्रांच के बाद में आपका डिस्ट्रीब्यूटरी आई, डिस्ट्रीब्यूटरी के बाद यहाँ पर आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया वाटर कोर्स या गूल। और गूल के यहाँ स्थान पर क्या कहलाएगा, ये आउटलेट कहलाएगा या मोगा कहलाएगा। क्लियर है। तो ये पूरा एक पोर्शन है जिसमें कितनी भी ब्रांचेज हो सकती हैं, कितनी भी सब मेन कैनाल्स हो सकती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी हो सकती हैं, उस तरीके से पानी पहुंचता है। तो पूछा है कि जो गूल है उसकी लंबाई कितनी होती है। तो गूल क्या है, ये किसान के खेत में जो पानी पहुंचाती है, जिसको साफ सफाई का काम किसके हाथ में रहता है, किसान के हाथ में रहता है। क्या कच्ची नाली जो होती है उसको गूल बोलते हैं, और ये जो गूल जहाँ से कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आउटलेट बोलते हैं या मोगा बोलते हैं। तो ये पूछा है इसकी लंबाई कितनी है, तो ये ऑप्शन है 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 मीटर से 3 मीटर, 4 मीटर से 7 मीटर, 7 मीटर से 10 मीटर। तो गूल की जो लंबाई होती है वो होती है 1 से लेकर 3 मीटर तक, ठीक है, 1 to 3 मीटर। तो इधर यार बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से कौन सा एक मोगा का प्रकार नहीं है या मोगे का प्रकार नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ आउटलेट। आपने मोगे देखे होंगे, सुने होंगे, पढ़े होंगे। मोगे के प्रकार होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोगे होते हैं। तो पूछा है कौन सा जो है वो मोगा नहीं है इसमें। तो ए है आपका खुला पाइप उपनिश्चयिक मोगा, पाइप आउट लेट विथ फ्री फॉल, ठीक है, पाइप आउटलेट विथ फ्री फॉल। दूसरा है आपका खुला अवनालिका मोगा, ओपन फ्लूम आउटलेट। तीसरा है उत्थित सिल मोगा, रेज्ड सिल आउटलेट। डी ऑप्शन है आपका कैनेडी का गेज मोगा, कैनेडीज गेज आउटलेट। तो देखिए यहां पर जो मोगा नहीं है, बाकी सब मोगे के प्रकार हैं। आपका रेज्ड सिल्ड आउटलेट नहीं है, रेज्ड सिल आउटलेट जो है ये मोगे का प्रकार नहीं है। बाकी आपका खुला पाइप उपनिश्चयिक मोगा और आपका खुला अवनालिका मोगा और आपका कैनेडी का गेज मोगा, ये मोगे होते हैं। कैनेडी का गेज मोगा अगर थ्योरी होती तो जरूर पूछा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन। गिब या भुजारोध एक प्रकार की संरचना है। गिब्स ग्रॉयन इज द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। गिब्स ग्रॉयन क्या होता है, कौन से टाइप की स्ट्रक्चर है। प्रवाह नियंत्रण स्ट्रक्चर है या फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, गाद नियंत्रण स्ट्रक्चर है, सिल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर है, या जल प्रवाह दिशा निर्देशक है, वाटर फ्लो गाइड है, या उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं। ऑल एबव ऑप्शन आर करेक्ट। तो आपको इसमें आपको कौन सा सही है, तो आपको गिब्स ग्रॉयन आपने पढ़ा होगा। गिब्स ग्रॉयन क्या है, एक टाइप का सिल्ट कंट्रोल करता है या आपका सिल्ट को रोकता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा, पढ़ा होगा गिब्स ग्रॉयन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से ले जाया जाता है तो इस प्रकार के निर्माण को कहते हैं। जब सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से ले जाया जाता है, ये नाला है, ये सिंचाई नहर है, इस तरीके से
तब सिंचाई नहर क्या होगी, इसके ऊपर से जाएगी और नाला जो है ये इसके नीचे से जाएगा। मतलब देखिए ये आपका नाला गया और ये आपका नहर गई। नाले को मैं छोटे से दिखा रहा हूँ, नहर को बड़े से दिखा रहा हूँ। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये आपका पूरा पानी इसमें ऊपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पूछा है क्या कहलाएगा ये। जब सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से ले जाया जाता है, जब सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से ले जाया जाता है तो इस प्रकार के निर्माण को कहते हैं व्हेन द इरिगेशन कैनाल इज कैरीड ओवर द ड्रेन देन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन ए है एक्वेडक्ट, बी है आपका सुपर पासेज, सी है आपका साइफन, डी है आपका समतल पारक। देखिए क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं, हो सकता है फिगर बनाने में मिस्टेक हो गई हो। कहता है सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से, मतलब नाला नीचे है, नाला नीचे है नहर ऊपर है, तो नहर का पानी आपको क्या करेगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो ये नहर का पानी है जो आपको मैं दिखा रहा हूं, ये है क्या है, सिंचाई नहर को नाले के ऊपर से। अब नाला इसके कहाँ जाएगा, ये छोटा सेक्शन बना दिया मैंने, ये नाला है। इस तरीके से अगर ये नाला है, ये नीचे से गया और सिंचाई नहर जो है ये ऊपर से एक कैनाल है और ये आपका ड्रेन है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, ये पूछा है आपका। तो क्या कहलाएगी इस टाइप की स्ट्रक्चर, तो ये आपकी स्ट्रक्चर कहलाएगी एक्वाडक्ट या जल सेतु कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जो ऊपर है वो आपको दिख रहा है, तो कैनाल आपकी ऊपर है और नाला आपका नीचे है, मतलब नहर को नाले के ऊपर से ले जाया गया है। ठीक है, तो ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी संरचना क्या कहलाएगी, एक्वाडक्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एक्वाडक्ट कहलाएगी, या आपका हिंदी में इसको बोलते हैं जल सेतु। ठीक है, नेक्स्ट है, जब नाले को सिंचाई नहर के ऊपर से ले जाया जाता है, जब नाले को सिंचाई नहर के ऊपर से ले जाया जाता है तो इस प्रकार के निर्माण को कहते हैं व्हेन द ड्रेन इज कैरीड ओवर द इरिगेशन कैनाल देन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन ए एक्वाडक्ट, ऑप्शन बी सुपर पासेज, ऑप्शन सी साइफन, ऑप्शन डी समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग। तो पूछा है आपका जब नाले को सिंचाई नहर के ऊपर से ले जाए, तो मतलब अब क्या रहेगा, यहाँ पर नाले को सिंचाई नहर के ऊपर से, तो मतलब नाला ऊपर रहेगा। तो नाला ऊपर रहेगा तो देख लेते हैं भाई, ये आपका नाला हो गया, ये आपका ऊपर हो गया, तो मतलब पानी दिखेगा ऊपर इसके प्लान में। अब यहाँ पर जो नहर होगी, ये नहर है नीचे, तो ये नहीं दिखेगी, जिसका सेक्शन मैंने बड़ा कर दिया, तो इसका पानी सिर्फ आपको यहाँ तक दिखेगा, बाकी तो इसके नीचे निकला हुआ है तो वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका है कैनाल और ये आपका है ड्रेन। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है ये आपकी क्या कहलाएगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए ये क्या कहलाएगा। अगर इस टाइप की स्ट्रक्चर है तो इस टाइप की स्ट्रक्चर कहलाएगी सुपर पासेज। इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सुपर पासेज कहलाएगी। क्लियर है, इस टाइप की स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, सुपर पासेज। ठीक है, ऊर्ध्व लांघक। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब सिंचाई नहर के तल को कुछ नीचे गिराकर और नदी पार करके पुनः उठा दिया जाता है तो इस प्रकार की संरचना को कहते हैं व्हेन द बेड ऑफ इरिगेशन कैनाल इज ड्रॉप्ड एंड रेज्ड अगेन बाय क्रॉसिंग द रिवर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। कहा है जब नहर के तल को, मतलब जैसे मान लीजिए नहर जा रही है और इसके तल को हल्का सा गिरा दो, उसके बाद फिर इसको उठा दो और उसी लेवल में ले आओ, तो ये संरचना क्या कहलाती है, ये पूछा है। तो व्हेन द बेड ऑफ द इरिगेशन कैनाल इज ड्रॉप्ड एंड रेज्ड अगेन बाय क्रॉसिंग द रिवर दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। क्वेश्चन ए ऑप्शन है आपका प्रवेशिका या निकासिका, इनलेट एंड आउटलेट। बी ऑप्शन है आपका ऊर्ध्वलांघक सुपर पासेज। सी ऑप्शन है आपका साइफन। डी ऑप्शन है आपका समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो आपका होगा साइफन। सही आंसर क्या होगा आपका, साइफन।
जब हम रिवर को क्या करेंगे, जब कैनाल को क्या करेंगे, ऐसे लेवल से फिर हम गिरा देंगे और फिर इसको उठा देंगे, लेवल पर ले आएंगे, इस तरीके से ले आएंगे। दूसरी तरीके से फिगर देख सकते हैं, मान लीजिए कोई कैनाल ऐसे आ रही है और उसको अब नीचे ले जाना है, तो नीचे ऐसे ले जाएंगे, थोड़ा लेवल गिराएंगे और फिर उसका लेवल ऐसे उठा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसके लेवल में ले आएंगे फिर से, तो ये कहलाएगी आपकी साइफन। ठीक है, नेक्स्ट है, जब सिंचाई नहर और नाला दोनों के आधार तल समान होते हैं। जब सिंचाई नहर, चाहे नहर हो या नाला हो, दोनों के आधार तल क्या है, समान है, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली संरचना को कहते हैं, तो ऐसी स्थिति में बनने वाली संरचना को कहते हैं when the base level of both irrigation canal and drain are same, then the structure formed in such a situation is called aqueduct, superpassage, siphon, level crossing। जल सेतु, ऊर्ध्वलांघक, साइफन या समतल पारक। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, समतल पारक बनाते हैं। समतल पारक मतलब दोनों को एक ही लेवल पर क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, दोनों को एक ही लेवल पर क्रॉस कराया जाता है, एकदम चौराहे की तरह से। इस तरीके से बड़ा सेक्शन इधर हो गया, इस तरीके से क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समतल पारक। देखा है, मैं फिगर फिर से बना देता हूं। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका क्रॉस कराया जाता है समतल पारक में। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, समतल पारक या लेवल क्रॉसिंग। ठीक है, 16 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जब किसी छोटे नाले को नहर पार न करवाकर नाले का निसरण नहर में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से बनी निर्माण संरचना कहलाती है। When a small drain is not allowed to cross the canal, but the discharge of the drain is mixed in the canal, then the construction structure made in this way is called। ठीक है, तो पूछा है क्वेश्चन, जब किसी छोटे नाले को नहर पार ना करवाकर नाले का निसरण नहर में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार से बनी संरचना निर्माण कहलाती है। तो ऑप्शन ए है प्रवेशिका तथा निकासिका, इनलेट तथा आउटलेट। बी ऑप्शन है ऊर्ध्वलांघक या सुपर पासेज। सी ऑप्शन है साइफन। डी ऑप्शन है आपका लेवल क्रॉसिंग। तो देखिए, मैंने इनके सबके बारे में एक एक करके बता दिया। आंसर तो आप समझ गए होंगे, लेकिन आंसर तो सबको पता चल जाएगा भाई जो लेक्चर स्टार्टिंग से देख रहा है, क्योंकि मेरा काम आपको सिखाने का है। ठीक है, यही क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हो सकता है आपके लिए कठिनाई पैदा करे। यहाँ तो आपको सारे आंसर बता दिए गए हैं। ठीक है, तो सिर्फ एक के बारे में नहीं बताया गया जिसका नाम है प्रवेशिका तथा निकासिका, तो इनलेट एंड आउटलेट, यही पूरे चैप्टर में ही यही हैं। ये सारे नाम जो हैं, इनके डेफिनेशंस हैं, इनके स्ट्रक्चर्स हैं, इनके फिगर्स हैं, या पूरा जो क्रॉस ड्रेनेज है उसमें यही है ना, पारक वाले में चैप्टर में यही सब पूछा गया है। तो ये तो आंसर आपको पता चल जाएगा पूछा क्या है क्वेश्चन। तो देखो भैया, होता ऐसा है, मान लो कोई छोटा नाला है और यहाँ पड़ गई नहर, इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये नहर पड़ गई। अब ये नहर को हमें नाले को क्रॉस कराना था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और ये नहर भी उसी रास्ते जा रही है, मान लो इन आगे को, तो इस नाले को इसी नहर में गिरा दिया जाता है, ना कि इस नाले को क्रॉस कराया जाता है। तब जब ऐसी संरचना बनती है हमारी, तो इसको बोलते हैं क्या, प्रवेशिका तथा निकासिका। प्रवेशिका तथा निकासिका, प्रवेशिका तथा निकासिका। ठीक है, क्लियर है यहां तक, प्रवेशिका तथा निकासिका तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खन्ना के निश्चायिक मोगे के कच्छ में लगे ढालू परनालों की संख्या होती है। देखिए, खन्ना का एक मोगा होता है, खन्ना मोगा होता है जिसमें सूट्स लगे होते हैं, उसकी स्पीड को वाटर की कंट्रोल करने के लिए परनाले लगे होते हैं। क्या होता है उसमें, आपने देखा होगा कि पानी जो है उन सूट्स के थ्रू पहले ऊपर चला जाता है, फिर जब फ्लो बहुत तेज बढ़ता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, बाद में पानी धीरे धीरे उतर के नीचे
आ जाता है, तो इससे पानी की जो एनर्जी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। तो खन्ना के निश्चायिक मोगे के कक्ष में लगे ढालू प्रणालियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ स्लोपिंग शूट्स इन द कैनाल रिजिड मॉड्यूल आउटलेट इज ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 3, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 8। तो इसमें आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, बी ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19th क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी संरचना ऊर्जा क्षयक या रुक्षण युक्तियों के नाम से भी जानी जाती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज एनर्जी डिसिपेटर एंड रफनिंग डिवाइस। ठीक है, तो रफनिंग डिवाइस मतलब जितना रफ होगा उतना पानी क्या करेगा, बहुत स्लो मूव करेगा। तो यही पूछा है, निम्न में से कौन सी संरचना जो है वो ऊर्जा क्षयक या रुक्षण युक्तियों के नाम से जानी जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज एनर्जी डिसिपेटर एंड रफनिंग डिवाइस। तो ए ऑप्शन आपका है गतिरोधक दीवार, बफल वाल, बी ऑप्शन है आपका विक्षेपक या डिफ्लेक्टर, सी ऑप्शन है आपका वाटर कुशन या जल गद्दी, ठीक है, और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी विकल्प सही हैं या ऑल द एबव ऑप्शन आर करेक्ट। ऑल द एबव ऑप्शन आर करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर विक्षेपक वाल क्या होती है, विक्षेपक वाल जो गतिरोधक वाल होती है, बफल वाल होती है, वो क्या काम करती है, पानी के इस तरीके से बफल वाल होती है, अलग अलग बना दी जाती है, तो वो पानी के जो प्रभाव है उसको कम करती है, उसका विरोध करती है, स्पीड को स्लो करती है, तो ये ऊर्जा क्षय का काम करती है। उसी तरीके से एक डिफ्लेक्टर वाल होती है, इस तरीके से बना दी जाती है, वो भी आपका पानी का विक्षेप करती है। जब हम टैंक बनाते हैं उसका या आपकी कुंडिका बनाते हैं तो उसमें सिस्टर्न बनाते हैं, जब प्रपात में सिस्टर्न बनाते हैं, इस तरीके से जब हम प्रपात लाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कोई प्रपात बनाया, उसमें हमने ऐसे सिस्टर्न बना दिया और फिर इस तरीके से उठा दिया, तो पानी आएगा सिस्टर्न में जाएगा, सिस्टर्न में जाएगा फिर यहाँ जाएगा, तो इससे एनर्जी कम होगी। तो इस सिस्टर्न के नीचे जो पोर्शन होता है, इसको हम जो बनाते हैं, इसकी बॉटम हेड को, जो बॉटम टैंक का जो बॉटम होता है उसको हम एग्रीगेट से पिचिंग करते हैं, पत्थरों से पिचिंग करते हैं। तो इस हिसाब से इसको बहुत मोटा बनाया जाता है कि पानी की रफ्तार से कटे नहीं, तो इसको बोलते हैं वाटर कुशन। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन जो हैं आपके क्या हैं, वो करेक्ट हैं। ऑल द एबव ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज का लास्ट क्वेश्चन है और अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग? कैनेडी मोगे के अग्रभाग पर ढलवा लोहे की घंटानुमा ओरिफिस लगी हुई होती है। द बेल शेप्ड ओरिफिस ऑफ कास्ट आयरन इज माउंटेड ऑन द फ्रंट ऑफ कैनेडी आउटलेट। देखिए कैनेडी आउटलेट जो होता, आउटलेट होता क्या है मैं बता देता हूँ, बहुत सही। मान लीजिए जैसे भाई आप लोगों ने देखा होगा, कोई नहर देखी होगी इस तरीके से, है ना, नहर देखी होगी आप लोगों ने। अब नहर की जो ऊपर की मिट्टी की देखो, तो हम अगर मैं एक ही तरफ की बात करूं तो देखा होगा कुछ इस तरीके से होती है, ट्रेपाजोडियल फॉर्म में इस तरीके से बनी हुई होती है ना, इस तरीके से होती है लगभग। नहर का एक किनारा देखो बड़ा मोटा सा रहता है, उसके ऊपर हम आदमी चल भी सकते हैं, इतनी मोटाई होती है। गांव में भी देखा होगा आपने, भले वो मोटाई, यहाँ पर मैंने पूरे ट्रेपाजोडियल सेक्शन बना दिया, वहाँ पर घास उगी हुई होती है। अब पानी है इधर, तो पानी को हमें यहाँ इसके किनारे नीचे से निकालना है। अगर हम फावड़ा लेके काट देंगे तो पूरी बाढ़ आ जाएगी, तो ऐसा तो कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसके तली पर इसके पानी निकालने के लिए पाइप डालते हैं, इस तरीके से कहीं पर पाइप डालते हैं, कहीं पर कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी तो अलग अलग टाइप के आउटलेट होते हैं। तो कैनेडी आउटलेट में क्या करते हैं, इसमें कास्ट आयरन का पाइप लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है, भुजारोध को ग्राइन को डाइक एवं जल ठोकर के नाम से जाना जाता है। गिब्स ऑब्स्ट्रक्शन आर नोन एज ग्राइन, डाइक एंड स्टम्बलिंग ब्लॉक। तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। गिब्स मैंने आपको बताया था कि सिल्ट को रोकता है। ठीक है, सिल्ट को रोकेगा कब? देखिए जैसे मान लीजिए कोई पानी है, जहाँ पर पानी का फ्लो आ रहा है, बहता हुआ पानी आ रहा है और किसी को बहा कर ला रहा है, सैंड को, बालू को। अगर यहाँ कोई अवरोधक लगा दोगे तो क्या होगा, उस पानी को पीछे भगाएगा। तो अवरोध क्या है, डाइक ही तो है। आपने सुना होगा, अगर आप लोग जीके पढ़ते हैं तो जो हॉलैंड कंट्री है, हॉलैंड कंट्री में जो आपका उनका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो उन्होंने पानी में बांध के बनाया हुआ है। बहुत पुराने टाइम से उन्होंने बांधे थे और
उसके बाद उनको डाइक बोलते हैं वहाँ पर, तो उसको बांध दिया था जिसकी वजह से उनकी तली में भी लोग रहते हैं, समुद्र के पानी को पीछे ढकेल दिया था, तो उनको डाइक बोला जाता है। चलिए वो तो जीके का पार्ट है, कोई बात नहीं। तो इनको ग्रायन, डाइक या वाटर स्टम्बलिंग ब्लॉक बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका पिचिंग के पदाग्र की सुरक्षा के लिए नदी तल पर कुछ चौड़ाई में पत्थरों की क्षैतिज पट्टी लगा दी जाती है, ठीक है, जिसे प्रमोचन अंचल बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट द पिचिंग साइड द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ऑफ स्टोन सम विड्थ इज पुट ऑन द रिवर बेड विच इज कॉल्ड लॉन्च जोन, ठीक है, या प्रमोचन अंचल बोलते हैं। यह भी सही बात है, जो पिचिंग का जो पदार्थ होता है उसके जो फुट होता है, उसका टॉय होता है, जो उसकी तली पर कुछ चौड़ाई में पत्थरों की पट्टी ऐसे तरीके से छोटी पट्टी लगा दी जाती है, इसको हम बोलते हैं प्रमोचन अंचल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर क्रॉस रेगुलेटर नहर के शीर्ष पर जहां से नहर निकाली जाती है पानी नियंत्रण के लिए बनाया जाता है। तो देखिए, जो नहर क्रॉस रेगुलेटर होता है वो क्रॉसिंग पर लगाया जाता है, पानी के हेड पर, जो नहर के हेड पर जो लगाया जाता है या शीर्ष पर जो लगाया जाता है उसको बोलते हैं कैनाल हेड रेगुलेटर। तो कैनाल क्रॉस रेगुलेटर इज मेड एट द टॉप ऑफ द कैनाल फ्रॉम वेयर द कैनाल ड्रॉन टू कंट्रोल द वाटर। तो ये ऑप्शन जो है वो आपका क्या है, गलत है, यही ऑप्शन जो है वो गलत है। तो आपको यहाँ पर गलत विकल्प छांटना था, तो यही है डी ऑप्शन, जो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा, बट ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये गलत, रॉन्ग आंसर है, ठीक है। तो हेयर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें पूछा था निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है, तो डी विकल्प जो है ये आपका गलत है, ठीक है। कैनाल जो क्रॉस रेगुलेटर होता है वो क्रॉसिंग्स पे लगाए जाते हैं, शीर्ष पर नहीं लगाए जाते हैं, शीर्ष पर कैनाल हेड रेगुलेटर लगाए जाते हैं, ये क्वेश्चन था। तो मैंने इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया, मैंने भी सोचा थोड़ा सा लिखा जाए, थोड़ी सी मेहनत की जाए और आपको एक अच्छा सा मटेरियल बनाकर प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो मित्रों इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब बात करते हैं मेरे प्लान की, मेरे सिलेबस की। तो देखिए, मेरा सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत पोर्शन बचा है, उसको मैं इंटरेस्ट के हिसाब से थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा। आप ये भी मत सोचिए कि अरे हिमांशु सर ने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। अगर आप इतना करके जाते हैं तो मैं मान के चलता हूँ 95 to 99% आप जो है सिलेबस को कवर कर चुके हैं, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लेंगे। दूसरा मित्रों, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसको, चैनल को हमारे शेयर करिए, चैनल को लोगों को तो पहुँचाइए, बताइए, ठीक है, और वहाँ तक शेयर करिए। देखिए, हमारा जो हम क्वेश्चन आपको देते हैं, मैं भी बहुत सारे चैनल्स जो हैं कभी कभी देखता रहता हूँ, लोगों के कोई कॉपी से पढ़ा रहा है, कोई नोट से पढ़ा रहा है, कोई किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाप रहा है, कोई किसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छाप रहा है। मेरा मतलब है कि मैं आपको, ऐसा नहीं है मैं आपको अभी IAS के ऑब्जेक्टिव करा दूं, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्यों? आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है, और इस सेमेस्टर एग्जाम में आपकी जो किताब में लिखा है, जो आपकी बुक्स में है, जो आपके सिलेबस में है, उससे क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो अगर तब मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। टीचर को तेज नहीं होना चाहिए, उनके बच्चे कैसे तेज हों इस पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा मकसद यही रहता है कि बच्चों को जो उनसे जुड़ा हुआ हो, जो उनको ज़्यादा समझना हो, जो उनके लिए नितांत आवश्यक हो, उसके बारे में हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमारे लिए अपनी कोशिशें जारी रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, ठीक है। और बाकी आपके लेक्चर आते रहेंगे, लेक्चर्स के लिए आप परेशान मत कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।